हेलो, मेरा नाम है यतिन और आप देख रहे हैं कॉमर्स विद यतिन। एंड आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं अकाउंटेंसी चैप्टर 7 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। तो आइए यार इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू फ्लक्स ऑफ टाइम। समय के चलते जो हमारे एसेट्स की, फिक्स एसेट्स की वैल्यू के अंदर गिरावट आ जाती है, जो गिरावट आई है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। जो देखो इसकी वैल्यू थी ऐसे ऐसे करके गिरती चलेगी, इसका हो गया डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन होता है हर एक फिक्स एसेट की वैल्यू में होता है, लैंड को छोड़ के। लैंड समथिंग जिसमें टाइम के साथ उसमें डिग्रेडेशन होता ही नहीं है। लैंड को तो तुम किसी भी तरह यूज कर सकते हो इन फ्यूचर, इवन उसकी वैल्यू तो बढ़ और जाती है, तो डेप्रिसिएशन तो दूर की बात है, उसमें कतई नहीं होता जमीन के अंदर डेप्रिसिएशन। लेकिन तुम कोई मशीन खरीदोगे, कोई प्लांट खरीदोगे, कोई कुछ भी तुम फिक्स एसेट खरीदते हो, डेफिनेटली जो है वहां पर डेप्रिसिएशन होता ही होता है। इसके बाद मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है रिटर्न लाइन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड सीधा 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 ऐसे स्ट्रेट रखो, स्ट्रेट नहीं होगी ना, स्ट्रेट लाइन मेथड। और ये है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू। अब देखो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या होता है। फॉर एग्जांपल तुमने कोई फिक्स एसेट खरीदा है 1 लाख रुपए का, 1 लाख का कोई चीज खरीदा जिस पर डेप्रिसिएशन था 10% पर एनम, हर साल 10% से इसकी वैल्यू गिर जाएगी। और साथ ही साथ इसकी साल्वेज वैल्यू थी 10,000 रुपए। साल्वेज वैल्यू क्या होती है? इसको साल्वेज वैल्यू कहते हैं, इसको स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। ये होती है कि ये जो मशीन जो तुमने फिक्स एसेट अभी खरीदा है, इसको पूरा अपना इसकी यूजफुल लाइफ तक यूज करने के बाद तुम्हारा यूज जब इससे खत्म हो जाएगा, जब ये तुम्हारे लिए कबाड़ा हो जाएगा, तो उस कबाड़े की वैल्यू क्या होगी? उस कबाड़े को भी तो तुम किलो के भाव में बेच सकते हो ना, लोहे वाले को, तो वो तो तुम डेफिनेटली बेच ही सकते हो। तो वो जो उस कबाड़े की वैल्यू होगी तोल से, उसे हम कहेंगे साल्वेज वैल्यू। बोले तो एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाने के बाद जो उसकी वैल्यू बचती है, दैट इज साल्वेज वैल्यू। अच्छा, अब तुमसे कहें कि इसकी वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स निकालो, तो वो तुम कैसे निकालोगे? देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, 1 लाख जो है ना तुम्हारी वैल्यू, इसकी माइनस कर दो इसमें से तुम्हारी साल्वेज वैल्यू, क्योंकि वो तुम्हारे काम आ जाएगी पूरी यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद भी। तो 1 लाख में से तुम अपना 10,000 जो साल्वेज वैल्यू, उसको हटा के वापस हटा दो। तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। अब देखो 1 लाख में से 10,000 इसकी साल्वेज वैल्यू तुमने हटाई, बचा 90,000। डेप्रिसिएशन था 10% पर एनम, 10% पर एनम इंटू 10% कर दो इसको, क्या निकल कर आएगा? 9,000। इसकी जो वैल्यू है हर साल 9,000 से गिरेगी इस फिक्स्ड एसेट की, राइट? तो पहले साल में 9,000 माइनस कर दो, बचेगा 81,000। ईयर 2 पर अगेन 9,000 तुम इसमें से माइनस करोगे, तब ये बचेगा 72,000। अगेन इसमें से तीसरे साल में तुम माइनस 9,000 करोगे, तो इसका वैल्यू आएगा 63,000 रुपीज। ये होगी इसकी वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स, दैट इज 63,000 रुपीज। देखो स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड का क्या मैंने मतलब बताया, एकदम सीधी सीधी लाइन है ये जो डेप्रिसिएशन है तुम्हारा 9,000 कटा तीनों साल, तो जो है 10 साल इसकी यूजफुल लाइफ है। एंड पूरे 10 साल हर साल इसकी जो वैल्यू है वो 9,000 से ही गिरेगी। ये स्ट्रेट लाइन है, इसको अगर तुम जो है ग्राफ पे प्लॉट कर दोगे ना, यहाँ पे जैसे 10 के 20 के, ठीक है, तो तुम्हारी लाइन कुछ यहाँ से जाएगी, सीधी 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 ही रहेगी ये। यहाँ पे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, सभी ईयर्स के अंदर तुम्हारा डेप्रिसिएशन 9,000 ही रहेगा। ये मतलब है स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड का, सॉरी स्ट्रेट लाइन मेथड का। इसके बाद रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसमें देखो कुछ भी नहीं, सिंपल है। तुमने वहां पे मैंने तुम्हें स्ट्रेट लाइन बताया था, सीधा सीधा 9,000 से हर साल वैल्यू गिरेगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो यहाँ पे 1 लाख का सामान खरीदा, साल्वेज वैल्यू तो 10,000 रुपए एंड डेप्रिसिएशन था 10%। तो सिंपल तुम पहले तो 1 लाख में से सिंपली 10,000 माइनस कर ही दोगे, इसको हटा दो, आंसर आएगा इसका 90,000, राइट? अब देखो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, कोई तुमने एसेट खरीदा 1 लाख रुपए का, 10% पर एनम का था डेप्रिसिएशन, 10,000 रुपए थी इसकी साल्वेज वैल्यू। सबसे पहले तुम क्या करोगे, अपने 1 लाख में से माइनस कर दोगे 10,000 रुपए, साल्वेज वैल्यू को हटा दो, आएगा तुम्हारा 90,000 रुपीज, ठीक है? अब इसके ऊपर तुम लगाओगे डेप्रिसिएशन वगैरह, जो भी तुम्हें काम करना है सब इसके ऊपर ही करना है। अब देखो वो कैसे होगा,
सबसे पहले इसका 10% निकालोगे। 90,000 का तुम अगर निकालना चाहो 10%, दैट विल बी 9,000, राइट। तो ऐसा करते हैं, 90,000 में से जरा 9,000 को माइनस कर देते हैं। ये देखो 90,000 में से करा तुमने 9,000 को माइनस, आएगा तुम्हारा 81,000, ठीक बा। अब तुम सोचो इसमें से भी 9,000 माइनस कर दे हम। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप इसमें से 9,000 माइनस नहीं करेंगे। दिस इज नॉट दी स्ट्रेट लाइन मेथड, ये नहीं है, ये है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये जो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है, अब तुम इसका भी 10% निकालोगे, इस 81,000 का 10% निकालो, हाँ साहब, फिर आएगा तुम्हारा 8100, राइट। सही है ना, हाँ ये ऐसे आएगा, हाँ ऐसे आएगा। अब यार पेज भर गया, इसे इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो साल्वेज वैल्यू हटा के हमारा आया था ये 90,000, उसमें से और हमने 9,000 माइनस कर दिया तो आया 81,000, ठीक है। अब तुम 81,000 में से भी 8100 माइनस करोगे, यानी कि इसका भी 10%, पहले इसका 10%, ये गोला क्यों बन गया भाई, पहले तुमने इसका 10% यहाँ पे निकाला, फिर तुम इसका 10% ये रहा, इसको माइनस करोगे, ये आएगा तुम्हारा 72,900, ठीक है, 72,900। अब तुम इसका भी 10% निकालोगे, 7290, ठीक है, जब जाके माइनस करोगे ये आ रहा है तुम्हारा 65,610। ये होगी तुम्हारी 3 साल के बाद रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के चलते उस एसेट की वैल्यू, ठीक है। इस तरह से आप करते हो, 10% यहाँ पे भी घटा रहे हो, लेकिन यहाँ पे 10% ये नहीं कि 9,000 हो गया तो 9,000 फिक्स है, नहीं, 81,000 आ रहा है उसका 10%, 72,900 आ रहा है उसका 10%। इस प्रकार से आप इसका डेप्रिसिएशन काटते जाएंगे, इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू जो है लिखते जाओगे। दिस इज द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एंड ये जो तुम्हारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, ये ही एक्चुअली लाइफ में यूज होता है। जो इनकम टैक्स में जब जो है ये सब कैलकुलेट करा जाता है, डेप्रिसिएशन वगैरह, इनकम टैक्स के लॉ वगैरह के अंदर जो वैलिड चीज है वो यही है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही असलियत में काम आता है। वो तुम्हारा ये जो था स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, ये तो बस ऐसी है, पागल बनाने के लिए है। सही बता रहा हूँ, जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था ना, मैंने भाई अब तक क्या पागल बना रहे थे हमें। चुप हो जाओ चीकू, चुप हो जाओ, ये तुम्हारी बात सुन लेगा, चुपके से बताओ उसको। यहाँ पे आवाज आ जाती है तुम्हारी। अगला टॉपिक है प्रोविजन। प्रोविजन इज अ अमाउंट सेट असाइड टू मीट एन अनसर्टेन लॉस और एक्सपेंस इन द फ्यूचर। इट इज अ लीगल कंपल्शन। कोई भी तुम्हारा अनसर्टेन इवेंट होने वाला हो इन फ्यूचर में, तुम सोचो यार क्या पता कल को आग वाग लग जाए कहीं दुकान में, क्या पता कहीं चोरी वोरी हो जाए, समझ रहे हो, कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाए इन फ्यूचर, उसके लिए अपन पहले से ही तैयार होके रखें, पहले से ही थोड़ा सा पैसा निकाल के रख लें साइड में, कि भाई बाद में अगर कोई रिस्क आ गया, कोई लॉस हो गया, तो उसको अपन मीट करने के लिए, उस चीज को ठीक करने के लिए इन पैसे का इस्तेमाल करेंगे। वो होता है प्रोविजन, और ये एक लीगल कंपल्शन है, ये हमें करना ही करना पड़ता, जबरदस्ती है हर बिजनेस में इसको करना, कि प्रोविजन तुम बना कर रखो हमेशा अपने फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज के लिए। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स, इसके मतलब क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। करेक्ट प्रॉफिट लॉस तुम्हारा निकल कर आता है। उसके बाद टू असर्टेन ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन एकदम सही पता चलती है जब अपन प्रोविजन वगैरह पहले ही बना के रखते हैं, और ये सब चीजें जो है कैलकुलेट कर लेते हैं लास्ट में चल के तब। इसके बाद प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तुम्हें याद आ रहा थोड़ा सा? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता था वो ये कहता है अकाउंट ऑल दी एक्सपेक्टेड लॉसेस एंड नॉट द प्रॉफिट्स। मतलब कोई भी तुम्हें लग रहा है कि नुकसान हो सकता है, पहले उसे लिख के रख लो, पहले उसके लिए तैयार रहो। लेकिन तुम्हें कोई लग रहा फायदा होने वाला है, अरे भाड़ में जान दो, वो सब मत लिख के रखो, नुकसान के बारे में पहले ही लिख के रखो। तो प्रोविजन भी यही काम है कि नुकसान के लिए पहले ही तैयार रहो प्रोविजन बनाकर। उसके बाद टू मेंटेन द कैपिटल इंटैक्ट। इससे हमारी कैपिटल भी जो है स्ट्रांग बनती चली जाती है, क्योंकि जब अपन पैसा रखते चले जा रहे हैं साइड में, तो कैपिटल बढ़ ही रहा है ना हमारा, खर्च नहीं कर दे रहे हैं हम, उसे रख रहे हैं अपने पास, तो कैपिटल बढ़ता रहता है, इंटैक्ट रहता है। इसके बाद आता है रिजर्व्स। देखो इसमें भी अपन पैसा उठा के रखते हैं, अमाउंट सेट आउट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस और टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। देखो प्रोविजन किस लिए बनाए जाते हैं? अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए। रिजर्व्स किस लिए बनाए जाते हैं? जिससे कि हम किसी या तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए या फिर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। बोले तो प्रोविजन बनाया जाता है सर्वाइवल के लिए और रिजर्व बनाया जाता है एक्सपेंशन के लिए। समझ रहे? थोड़ा बस इस तरह समझ लो इन दोनों को। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व्स, इसकी क्या फायदे हैं? देखो एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस अभी बताया था ना मैंने तुम्हें, एक्सपेंशन के लिए कि बाद में पैसा इकट्ठा कर लो, पहले एक्सपेंड कर लो बिजनेस को, अपना उसी के अंदर लगा लो। इंप्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होती है क्योंकि पैसा हमारे पास रखा हुआ होता है बढ़िया एकदम मस्त। रिडेम्पशन ऑफ लायबिलिटीज, कोई भी लायबिलिटी फ्यूचर में आई उसको तो पकड़ के पेल देंगे अपन। उसके बाद मीटिंग अनफोर्स
अनफोर्सीन कंटिजेंसीज, बहुत ही लंबे समय तक के जो प्लान्स हैं हमारे, उनको हम जो है उन प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाएं, उन गोल्स को अचीव कर पाएं, ये भी हम कर सकते हैं रिजर्व्स के चलते। उसके बाद मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स सच एज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्ड बाय द इनकम टैक्स लॉ। एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो है अपन बना के रखते हैं, क्योंकि एक लीगल रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी अपने को रिजर्व बनानी पड़ते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिजर्व दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व्स। अब ये क्या क्या है भाई साहब? रेवेन्यू रिजर्व जो होते हैं वो रेवेन्यू प्रॉफिट में से उठा के अलग रख दिए जाते हैं, सेट असाइड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। इनको अपन जो है डिविडेंड बांटने के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटने का जब समय आता है तो हम रेवेन्यू रिजर्व्स का इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं। ये रेवेन्यू के प्रॉफिट में से बचाए जाते हैं। रेवेन्यू का प्रॉफिट कौन सा होता है भाई? जो रोजमर्रा की चीजों से प्रॉफिट हो रहा है हमारा, जो हमारे रेगुलर एक्टिविटीज हैं जिनसे अपन रेवेन्यू कमा रहे हैं। रेवेन्यू क्या होता है? जो तुम्हारी डेली एक्टिविटीज हैं बिजनेस की, उससे जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू है। उसका जो प्रॉफिट है वही रेवेन्यू प्रॉफिट है। उसी में से निकाल के रखा हुआ जो रिजर्व है वही रेवेन्यू रिजर्व है। सिंपल। ये भी दो प्रकार के होते हैं, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व के भैया बस ठीक है, पैसा बचा रहे हैं, थोड़ा बाद में कुछ करने वाले हैं, मतलब इसको जो हम किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं इन फ्यूचर। या तो अपन बिल्डिंग को एक्सपेंड कर सकते हैं, या तो अपन मशीनरी को एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर तो अपन ज़्यादा लेबर हायर कर सकते हैं। उस जनरल रिजर्व को हम किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व इज समथिंग फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। कि भाई साहब ये बिल्डिंग है, इसका हमें एक और फ्लोर बनाना है, इसको जो है एक्सपेंड करना है, उसके लिए हम रिजर्व बना रहे हैं। ये हो गया स्पेसिफिक रिजर्व के स्पेसिफिक के एक टास्क के लिए। जनरल तो भैया ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कैपिटल रिजर्व। मैंने तुम्हें दो प्रकार के बताया ना, एक तो रेवेन्यू रिजर्व हो गया, उसके अलावा एक हो गया कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व उठा के रखा जाता है रेवेन्यू प्रॉफिट में से। कैपिटल रिजर्व कहाँ से उठा के रखा जाएगा? ये रखा जाएगा कैपिटल प्रॉफिट्स में से। कैपिटल प्रॉफिट्स होती हैं, तुमने कभी कोई फिक्स एसेट बेच दिया, उस पर तुम्हें फायदा मिल गया, ठीक है, वो प्रॉफिट हो गया, जो कि नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। और उस पैसे को तुम जो है, उन रिजर्व्स के पैसे को तुम डिविडेंड की तरह नहीं बांट सकते। कैपिटल के प्रॉफिट्स में से जो है रिजर्व बना के रखा जाता है। रेवेन्यू वाले रिजर्व जो है रेवेन्यू प्रॉफिट में से बचा के रखे जाते हैं। अब देखो इनके कुछ एग्जांपल और बताऊं तो मैं, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। जब तुमने अपनी कंपनी बनाई थी, कंपनी रजिस्टर करवाने से पहले, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने से पहले, जो भी तुम काम कर रहे थे उसी बिजनेस के अंदर, जब वो कंपनी ऑफिशियली कंपनी नहीं बना था वो बिजनेस, उसके अंदर जो भी तुम पैसा कमा रहे थे, जो भी जो प्रॉफिट था, वो भी कैपिटल प्रॉफिट ही माना जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, मैंने अभी बताया, कोई फिक्स एसेट बेचा, उसकी वैल्यू अगर बढ़ गई थी, उससे ज्यादा पैसा मिल गया, तो वो प्रॉफिट हो गया। उसके बाद प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। देखो तीनों चीज बता दी, डेप्रिसिएशन बता दिया, रिजर्व बता दिया, प्रोविजन बता दिया। इन तीन टॉपिक्स के साथ आपका चैप्टर समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय।